हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने चैनल पे बहुत दिनों बाद आया हूँ और आज से मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक्स लेवल से। और चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करता हूँ। इंग्लिश है क्या? जैसे कि आप देख रहे हैं, इंग्लिश का फुल फॉर्म होता क्या है। ऐसे एक्चुअली इंग्लिश का फुल फॉर्म होता नहीं है, किसी भी बुक में आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। सब ये अपनी तरह से आपको कितना वोकैब आपको कितना वर्ड्स आते हैं, इस चीज़ की जानकारी यहाँ पे होता है। आप इससे रिलेटेड आप इंग्लिश की फुल फॉर्म बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बनाऊंगा वही इसी का इंग्लिश का फुल फॉर्म वही होगा। आप अपनी तरह से भी इंग्लिश का फुल फॉर्म बना सकते हैं। जैसे देखिए, ई फॉर हो गया इनफल्जेंट। Infulgent of life. N for natter. G for gorgeous mode. L for latest fashion. इंटरनेशनल लैंग्वेज। एस फॉर सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपका अगला आता है एच फॉर हाई फाई। आप इसको समझेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश का फुल फॉर्म बनाएंगे टी फॉर एलिफेंट, एन फॉर नोज, जी फॉर गर्ल, एर फॉर लायन। तो ऐसा नहीं। इंग्लिश का आप जब भी फुल फॉर्म बनाएं तो वैसा होना चाहिए जो इंग्लिश को वेरीफाई करे, इंग्लिश से रिलेटेड हो। जैसे हमने बनाया है ई फॉर इनफल्जेंट ऑफ लाइफ। इनफल्जेंट का मतलब होता है ब्राइट, यानी उज्जवल, यानी कि लाइफ आपकी जो उज्जवल कर दे, वो चीज़ इंग्लिश है। एन फॉर नैटर। नैटर का मतलब होता है बातचीत करना, गपशप करना। आजकल ये ट्रेंड हो चुका है इंग्लिश में बातचीत करने का, कि हम लोग इंग्लिश में बातचीत करते हैं। तो एन फॉर नैटर, नैटर मतलब होता है बातचीत करना, गपशप करना। तो इंग्लिश में हम लोग बातचीत करते हैं। जी फॉर गॉर्जियस मोड। गॉर्जियस मोड का मतलब होता है भव्य साधन। तो आजकल ये इंग्लिश साधन भी हो चुका है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, अच्छे आप जॉब पाना चाहते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश आपका बहुत अहम रोल निभाता है। तो ये गॉर्जियस मोड हो गया, जी फॉर गॉर्जियस मोड। एल फॉर लेटेस्ट फैशन। आजकल इंग्लिश लेटेस्ट फैशन हो चुका है। कहीं भी देखो, किसी भी चीज़ देखो, कहीं भी डॉक्यूमेंट पेपर उठाओ तो वहाँ पे भी ये इंग्लिश आपको मिलता है। तो एक तरह से अब हम लोग कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट फैशन है। उसके बाद आई इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप सभी जानते हैं कि हर देश में ये लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है। उसके बाद आता है एस, सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार की साधन। इंग्लिश रोजगार की साधन भी है। जैसे कि आप अच्छे जॉब पाना चाहते हैं, जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये होगा सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एच फॉर हाई फाई। इंग्लिश हाई फाई लैंग्वेज है। तो ये हुई आप लोगों का इंग्लिश का फुल फॉर्म, जो आप अपनी तरह से भी बना सकते हैं। ई से आप कुछ और बना लीजिए, यहाँ पे एन से कुछ और बनाइए, जी से कुछ और बनाइए, ऐसा बनाइए जो इससे मेल खाए, इंग्लिश को वेरीफाई करे। तो ये आपका इंग्लिश का फुल फॉर्म हो गया। चलिए, इसके बाद आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं ग्रामर से स्टार्ट करता हूँ। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर है क्या? तो चलिए, जिस तरह से हम लोगों ने इंग्लिश का फुल फॉर्म बनाया, उसी तरह से ग्रामर का भी फुल फॉर्म बनाता हूँ और उसी फुल फॉर्म से मैं इसका डेफिनेशन को तैयार करूँगा। चलिए तो देखते हैं। जी फॉर ग्रोथ, RAMMAR। R for real, A for attitude,
एम फॉर मैन, फिर एम फॉर हो गया आपका माइंड, ए फॉर एम्पल, और आपका लास्ट है आर फॉर रेंज। अब सभी को मैं हिंदी लिख देता हूँ, जैसे कि ग्रोथ का मतलब होता है विकास, रियल का मतलब वास्तविक, एटीट्यूड का मतलब होता है विचार, और एम फॉर मैन, मैन का मतलब आप जान रहे हैं मानव, व्यक्ति, आदमी। एम फॉर माइंड, मस्तिष्क। ए फॉर एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, और अगला रेंज, क्षेत्र। चलिए, मैंने तो इसका ग्रामर का फुल फॉर्म तो लिख लिया, डेफिनेशन इसका कैसे बनेगा तो याद रखिएगा। एक बात, मैं डेफिनेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लू बता दूं। इसका डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं, तो आप लोगों ने, जैसे कि आप पहले से भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल, ए एंड द का एक खासियत बात है कि किसी भी नाउन के पहले लग जाता है तो उस चीज़ को खास बना देता है। मैं उसी द को लेकर के इस डेफिनेशन को तैयार करूंगा, क्योंकि द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये ग्रामर की डेफिनेशन है, और ग्रामर की डेफिनेशन अपने आप में खास है, तो इसलिए मैं द को यूज करते हुए इसी वर्ड के सहारे इसका डेफिनेशन तैयार करता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा। द रियल ग्रोथ ऑफ मैंस माइंड एंड एटीट्यूड इन एम्पल रेंज इज कॉल्ड ग्रामर। फिर से सुनिएगा। द रियल ग्रोथ ऑफ मैंस माइंड एंड एटीट्यूड इन एम्पल रेंज इज कॉल्ड ग्रामर। हिंदी आप समझेंगे। मानव मस्तिष्क और उनके विचार का वास्तविक विकास ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। तो ये तो हो गया, इसके फॉर्म के सहारे मैंने ग्रामर का डेफिनेशन बनाया, और 100% ये करेक्ट है, कोई भी इसे झुठला नहीं सकता। तो चलिए इसके बाद आगे और ग्रामर का एक दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, जो बहुत प्रचलित है और इजी भी है। तो इसे आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसे लिख ले सकते हैं। तो चलिए आगे। The rules and regulation of any languages are called grammar। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी लैंग्वेज का, कोई भी भाषा का, उसका रूल्स होता है, उसका नियम होता है किसी चीज़ को पढ़ने को, किसी चीज़ को लिखने को। तो उस रूल्स और रेगुलेशन को, अगर वो रूल्स और रेगुलेशन किसी भी भाषा का अगर होता है तो वही आपका ग्रामर कहलाता है। कोई भी भाषा आप बोल रहे हैं, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आप हिंदी में देख लीजिए, किसी भी चीज़ को लिखने का उसका एक ग्रामर होता है। ग्रामर के थ्रू हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो चीज़ ही हम लोगों को क्या हुआ, व्याकरण है। तो वो रूल्स हम लोगों का व्याकरण है। तो ये आपका हुआ ग्रामर का दूसरा डेफिनेशन। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद तो ग्रामर की डेफिनेशन हो गई। चलिए सर, अब बात आई कि सर ग्रामर की काइंड्स भी होते होंगे। बिल्कुल होते हैं। तो वो काइंड्स कौन कौन से हैं? चलिए काइंड्स की मैं बात कर लेता हूँ। काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के भेद कितने होते हैं? पहला, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी है क्या? We study about
करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। ऑर्थोग्राफी है क्या? तो ऑर्थोग्राफी वो चीज़ है जो किसी भी वर्ड का उसका स्पेलिंग कैसे होना चाहिए, इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ का अध्ययन ऑर्थोग्राफी करता है। जैसे हम लोग देखते हैं स्मेल, स्मेल, इधर लिखता हूँ मैं स्माइल। उसी तरह से आगे की ओर देखेंगे, लेयर, लायर। तो ये चीज़ जो मैं इस तरह से करेक्ट करके लिख रहा हूँ, तो ये चीज़ का अध्ययन, अगर मैं यहाँ पर LAY OR कर देता तो ये चीज़ गलत हो जाता, और ये गलत हो जाता, और इस चीज़ को सही करवाता है कौन? ऑर्थोग्राफी। तो यहाँ पर सूटेबल होगा ई। तो ये हुआ लायर। जैसे मैं अगला एग्जांपल देखता हूँ, कम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉम। बहुत सारे लोग इसको कॉम्ब पढ़ेंगे। कॉम्ब का मतलब क्या होता है? कंघा। तो इसे बी यहाँ पे साइलेंट होता है। हमेशा याद रखेंगे, जब भी बी के पहले अगर एम आए तो एम के बाद आने वाला बी साइलेंट होता है। इसको बोलेंगे कॉम, कॉम, कम, कॉम, कम, कॉम। उसके बाद शो, सो। दोनों में आप अंतर देखे होंगे। मैंने बोला शो, सो, शो, सो। तो ये चीज़ आप अगर बोलते हैं कि सर सो लिखिए, तो मैं तो ऐसा ही लिखता सो। तो आप लोग ज़रूर बोलते कि नहीं सर वो वाला नहीं, वो वाला सो, दिखाने वाला सो, ऐसे। तो ये थोड़े ही सो है, ये है इसका जो प्रोनाउंस हम लोग इसे करते हैं शो, शो। तो ये चीज़ इसका करेक्ट मीनिंग निकलता है, और ये चीज़ के अध्ययन ऑर्थोग्राफी कहलाता है। अब सर बात आई कि ये तो स्पेलिंग तो करेक्ट लिखा गई, वो तो ठीक है। उसके बाद इसका प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इस चीज़ का उच्चारण कैसे करेंगे? तो ये चीज़ की जानकारी, इस चीज़ का अध्ययन प्रोसोडी कहलाता है। और दूसरे नंबर पे हम लोग आ जाते हैं प्रोडी। वी स्टडी अबाउट correct pronunciation of word। प्रोसोडी क्या है? प्रोसोडी वो है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट वे में, यानी कि किसी भी वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वो चीज़ की जानकारी हमें प्रोसोडी देता है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा था शो, SHOW और SO। ए आपका हो गया सो, जो दांतों से बोला जाता है सो, तालाब से शो, 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 सो, शो, सो। अंतर आपको लग रहा होगा, जब मैं बोल रहा हूँगा तो अंतर लग रहा होगा, सो, शो। तो ये चीज़ की अध्ययन, ये चीज़ की जानकारी हमें प्रोसोडी देता है। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं इसको सेंटेंस, बिल्कुल रॉन्ग। सेंटेंस बहुत इजी वर्ड, SCHOOL। बहुत सारे इसको लोग बोलते हैं स्कूल, स्कूल, स्कूल है ही नहीं, वो तो हिंदी है, स्कूल, स्कूल। उसके बाद यहाँ मैं लिख लेता हूँ STUDENT।
बहुत लोग इसको बोलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट 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 है ही नहीं, स्टूडेंट 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 बोलते हो। इसमें अ की साउंड कहाँ से ला रहे हो? अ कहाँ है? एस से स्टार्टिंग हो रही है तो अ कहाँ से आप ला रहे हैं? अ की साउंड लाना ही नहीं है। आधा सा बोलते हुए आगे की ओर बढ़ जाना है। जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट, स्कूल, स्टॉप, इस तरह से स्टॉप बोलते हैं बहुत सारे लोग। स्टॉप होता ही नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है प्रोनाउंसिएशन वो। स्टॉप स्टॉप, स्कूल, स्टूडेंट। तो ये चीज़ की जानकारी जो हम लोग करेक्ट वे में प्रोनाउंस कर रहे हैं किसी भी वर्ड को, तो वो उसका अध्ययन प्रोसोडी कहलाता है। तो मैं पसीना पोंछ लूँ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक चीज़ की जानकारी आप लोगों ने ले लिया, दूसरा नंबर प्रोसोडी हुआ। तो चलिए अब तीसरे नंबर पे आते हैं, हो गया इटीमोलॉजी। We study about construction of words। इसका मतलब इटीमोलॉजी के मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा, वी स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि किसी भी वर्ड को आप उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे आप बनाते हैं। छोटे छोटे वर्ड को लेकर के एक वर्ड बनाया जाता है, तो वो चीज़ का अध्ययन, वो चीज़ की स्टडी इटीमोलॉजी कहलाता है। जैसे साइकोलॉजी, तो आप लोगों को जानकारी होगा कि ये दो वर्डों के मिलने से बना है। जैसे PSYCHE, साइक प्लस LOGY। साइक का मतलब मन और लॉजी का मतलब विज्ञान, यानी वो ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत मन की बारे में पढ़ाई किया जाता है, तो वो चीज़ साइकोलॉजी कहलाता है। तो वो देख लीजिए, दो शब्दों के मिलने से शब्द साइकोलॉजी बना है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोप प्लस लॉजी, एंथ्रोप प्लस लॉजी, वैसा विज्ञान, वैसा लॉजी, वैसा विज्ञान। एंथ्रोप का मतलब होता है मानव और लॉजी का मतलब विज्ञान, यानी कि वैसा विज्ञान जिसमें मानव के बारे में अध्ययन किया जाता हो, तो वो चीज़ एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान कहते हैं। आप टेंस को ही ले लीजिए। टेंस ये टेम्पस से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है टेम्पस। साइंस ले लीजिए आप, मैं ऊपर की ओर लिखता हूँ। साइंस जो साइंटिया से बना है, साइंस जो साइंटिया से उत्पन्न हुई है। बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोस प्लस लॉगस। तो आप देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे शब्द मिल कर के एक शब्द बन रहे हैं। तो ये चीज़ की स्टडी, इस चीज़ की जानकारी जो होती है, इसका अध्ययन हम लोग एटिमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और आप लोगों ने तीसरा समाप्त कर लिया है, और आगे की ओर बढ़ेंगे। चौथा आपका हो गया सिंटैक्स। वी स्टडी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। यानी कि सिंटैक्स वो चीज़ है जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। बनावट, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनावट, संरचना, यानी कि सेंटेंस की संरचना कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ की जानकारी सिंटैक्स देता है। ऐसे एग्जाम्पल, टेंस, क्लाउज,
पार्ट्स ऑफ स्पीच। और अगला आपका पार्टिसिपल। सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होती है इसके अंतर्गत। सिंटैक्स के अंदर जैसे टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें होता है पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो जब भी इस चीज़ पर हम लोग एक सेंटेंस तैयार करते हैं तो वो चीज़ बनावट, एक तरह से सेंटेंस को हम लोग बना रहे हैं तो ये बनावट आप लोगों को सिंटैक्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। और सिंटैक्स का ये एग्जांपल हुआ टेंस, क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्टिसिपल। तो चौथा आपका हो गया सिंटैक्स। जैसे ही हम लोग सेंटेंस बना लेते हैं तो उसके बाद आप लोग कुछ सिंबल देखने को मिलता है सेंटेंस के एंड में। वो सिंबल की अध्ययन स्टडी पंक्चुएशन कहलाता है। तो चौथा हो गया 5वां नंबर पंक्चुएशन। पंक्चुएशन we study about how to insert symbol with the sentence। यानी कि किसी भी सेंटेंस के एंड में बहुत सारे सिंबल होते हैं, उस सिंबल को कैसे यूज करना है ये चीज़ की जानकारी हम लोगों को पंक्चुएशन देता है। तो आप लोग जैसे देखे होंगे ए वाला सिंबल ए ए ए ए ए और उसके बाद ए ए ए ए। तो इस तरह का जो सिंबल है इस चीज़ को कैसे इंसर्ट करना है सेंटेंस के एंड में, तो इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ के स्टडी पंक्चुएशन देता है और पंक्चुएशन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो ग्रामर का पार्ट जो जितने भी काइंड्स थे वो समाप्त हो गए और आगे की ओर मैं बढ़ूँगा वो अगले क्लास में। तब तक यहीं तक मैं रोकूँगा। तब तक के लिए थैंक्स। और चैनल को अगर यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे घंटी को बजा लें ताकि रोज़ जैसे ही मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।